नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। ये न केवल बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के चौथे यूनिट के पाठ्यक्रम में शामिल है, इसके साथ ही एमए की कक्षाओं में भी इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो सिद्धांत हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्याओं के बारे में बताते हैं और उनका उपाय बताते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि दो देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं और उनके व्यापार की सीमा, विनिमय की सीमा कैसे निर्धारित होती है। इसके बारे में एडम स्मिथ ने पहले बताया था, फिर रिकार्डो ने इसको और संशोधित किया और बताया कि जो लागतों में इस प्रश्न का हल दिया कि लागतों में अंतर होने के कारण ही जो है वो व्यापार होता है। तो कौन सा अंतर? तुलनात्मक लागतों में अंतर। इस प्रकार लागतों में जो अंतर है उसके कारण किस प्रकार व्यापार होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत के सिद्धांत को समझने से पहले एडम स्मिथ, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उनके निरपेक्ष लागत के सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। निरपेक्ष लागत के सिद्धांत में एडम स्मिथ ने बताया था कि अगर दो देश हैं और दोनों देश व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि दो देश हैं और उसमें से एक देश जो है वो एक वस्तु के उत्पादन में कुशल है और दूसरा देश जो है वो दूसरी वस्तु के उत्पादन में कुशल है। तो ये करना चाहिए कि जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में कुशल है उसमें विशिष्टीकरण कर ले और दूसरी वस्तु को दूसरे देश से मंगा ले। इस प्रकार व्यापार प्रारंभ हो जाएगा। परंतु वास्तव में यही निरपेक्ष लाभ उन्होंने बताया था कि इस प्रकार के लाभ को उन्होंने निरपेक्ष लाभ कहा और इस प्रकार का जो अंतर है वो निरपेक्ष लागत में अंतर कहलाता है, जिससे व्यापार उत्पन्न होता है। परंतु यदि दो देश हैं और दोनों देशों में एक देश ऐसा है जो किसी भी वस्तु के उत्पादन में कुशल नहीं है, मतलब दूसरा देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में उससे ज़्यादा कुशल है, तो फिर व्यापार कैसे होगा, इसका समाधान एडम स्मिथ ने नहीं बताया था। इसका समाधान किया श्री डेविड रिकार्डो ने 1817 में। उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। वे प्रमुख प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री माने जाते हैं। तो उनका सिद्धांत क्या था? उन्होंने बताया कि अगर दो देश हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो किन किन मान्यताओं के अंतर्गत वो व्यापार कर सकते हैं। तो पहली मान्यता उनकी ये थी कि दो ही देश रहेंगे, दो वस्तु का मॉडल रहेगा, अर्थात दो देश है और केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन वो करते हैं। दोनों ही देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन होता है, मतलब एक देश ए है, वहाँ जिन दो वस्तुओं का उत्पादन होता है दूसरे देश बी में भी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन जो है वो किया जाएगा। और सबसे प्रमुख बात ये है कि उत्पत्ति का जो साधन रहेगा वो केवल श्रम ही रहेगा। मतलब उन्होंने माना कि उत्पादन की जो भी लागत आती है वो वास्तविक लागत होती है, वास्तविक लागत जो श्रम की लागत पे आधारित है। वैसे तो उत्पत्ति के कई साधन हैं, 5 साधन हैं मुख्यतः, लेकिन उन्होंने श्रम को ही प्रमुख साधन माना। और जितने भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, तो इन्होंने भी माना कि पूर्ण रोजगार है, मतलब कहीं पे अति उत्पादन या बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। दोनों ही ने माना कि स्थिर लागत के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है। स्थिर लागत किस अवस्था को बोलते हैं? जहाँ पे उत्पादन और लागत में कोई अंतर नहीं रहता, न तो यहाँ पे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है और न ही वृद्धि नियम लागू हो रहा है। समता नियम के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है और जो भी साधन है वो गतिशील है, कहीं भी वो आ जा सकते हैं, उत्पादन कार्य कर सकते हैं। और एक और मान्यता थी कि उन्होंने माना कि जो भी व्यापार होता है उसमें लागत में
परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो होता है, लाने ले जाने का जो खर्चा होता है, उसको इन्होंने लागत में शामिल नहीं किया और ये माना कि दोनों देशों में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी संरक्षण के, बिना किसी कर के निरंतर जो है वो व्यापार हो सकता है। तो इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो जब भी हम सिद्धांत का अध्ययन करेंगे तो इन मान्यताओं को ध्यान में रखेंगे। फिर इन्होंने एक उक्ति इनकी प्रसिद्ध है, इन्होंने एक उदाहरण दिया कि यदि दो व्यक्ति हैं और दोनों जूते और टोप बना सकते हैं, परंतु उनमें से जो एक व्यक्ति है वो दूसरे की अपेक्षा जूते और टोप दोनों को बनाने में श्रेष्ठ है, परंतु टोप बनाने में वो अपने प्रतियोगियों से 20% और जूते बनाने में 33.5% अधिक कुशल है। तो उन्होंने कहा कि क्या यह दोनों व्यक्तियों के हित में नहीं होगा कि कुशल व्यक्ति केवल जूता बनाए और दूसरा व्यक्ति केवल टोप बनाने का कार्य करे। यही उदाहरण वो दो देशों में फिट करते हैं कि अगर दो देश हैं और दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उनमें से एक देश जो है वो दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में ज़्यादा कुशल है, तो उसे उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसके उत्पादन में वो ज़्यादा कुशल है। जिस वस्तु के उत्पादन में वो ज़्यादा कुशल है वो उसका उत्पादन करे, और जिस वस्तु के उत्पादन में वह दूसरे देश की तुलना में कम कुशल है, उसका उत्पादन उसे दूसरे देश के लिए छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे पूर्ण विशिष्टीकरण की बात आती है कि जिसमें वो ज़्यादा कुशल है उसका विशिष्टीकरण कर ले और बाकी का आयात कर ले और अपने यहाँ की वस्तु का निर्यात कर ले। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी लागत का निर्धारण होता है वो मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि किसी भी वस्तु का जो लागत का जो आकलन किया जा रहा है वह श्रम के घंटे के आधार पे। यदि किसी एक ही वस्तु को दो देशों में अलग अलग घंटे लगते हैं काम के, तो जिस काम में ज़्यादा घंटे लग रहे हैं श्रम के, वो उसकी लागत उतनी ही मानी जाएगी। जिस वस्तु के उत्पादन में कम घंटे लग रहे हैं श्रम के, तो हम मानेंगे कि उसकी लागत उतनी ही कम है। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार जो है वो यही होता है। पूर्ण विशिष्टीकरण के लिए तुलनात्मक लाभ देखा जाता है जो कि श्रम के घंटे पर आधारित होता है। श्रम के घंटे के आधार पे हम तुलनात्मक लाभ की तुलना कर सकते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण लेंगे कि मान लीजिए भारत और बर्मा दो देश हैं जिनमें प्रत्येक श्रमिक 10 घंटे कार्य करता है और जूट और चावल की निम्न इकाइयों का उत्पादन करता है। जैसे भारत और बर्मा है, भारत जो है जूट की 10 इकाइयों का उत्पादन करता है, चावल की 10, मतलब 10 घंटे यदि उसके श्रमिक काम करता है तो 10 घंटे काम करके भारत में 10 इकाई चावल की और 10 इकाई जूट की उत्पादित हो रही है, और उतने ही घंटे में बर्मा में 4 इकाई जूट की और 8 इकाई चावल की उत्पादित हो रही है। इसका क्या अर्थ निकलता है, किसके यहाँ तुलनात्मक लागत जो है वो ज़्यादा है? तो देखिए जूट की तुलनात्मक लागत भारत में कम है और बर्मा में ज़्यादा है, और चावल की भी तुलनात्मक लागत भारत में कम है और बर्मा में ज़्यादा है। लेकिन तुलनात्मक रूप से किसकी लागत ज़्यादा कम आ रही है? जूट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि बर्मा में जो जूट का उत्पादन हो रहा है उससे भारत में 2.5 गुना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, मतलब इसको लाभ ज़्यादा है। और वहीं चावल का भी उत्पादन ज़्यादा हो रहा है लेकिन केवल 1.25 गुना उत्पादन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो तुलनात्मक रूप से भारत को बर्मा की अपेक्षा जूट के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब ये लाभ हानि की गणना करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ हो पाएगा। देखिए, यदि व्यापार नहीं होता है तो भारत में 10 इकाई चावल के बदले 10 इकाई जूट ही मिलेगी। क्यों? इसको अगर हम 1 में निकालते हैं तो 1 इकाई जूट के बदले 1 इकाई चावल। परंतु यदि बर्मा से वो व्यापार करता है
और वो खाली जूट का करना चाहिए, क्योंकि जूट के उत्पादन में वो ज़्यादा कुशल है। तो जूट का विशिष्टीकरण अगर करता है और चावल को बर्मा से मंगाता है, क्योंकि चावल की कीमत बर्मा में है 1 इकाई जूट बराबर 2 इकाई चावल, तो वो अधिकतम 2 इकाइयाँ चावल जो है बर्मा से प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार बर्मा जो है 1 इकाई चावल के बदले उसको आधी इकाई जूट मिल रहा था, अब वो कैसा मिलेगा उसको? आधी इकाई से ज़्यादा, कम से कम 1 इकाई जूट उसको वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जो विनिमय अनुपात है, विनिमय अनुपात क्या है? एक वस्तु के बदले जो दूसरी वस्तु की मात्रा प्राप्त की जा सकती है वो विनिमय अनुपात बदल जाता है और उसकी सीमा जो है वो बदल जाती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ होता है। इससे न केवल दोनों देशों को फ़ायदा होगा बल्कि विश्व को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले से वो विशिष्टीकरण करेंगे तो कुशलता बढ़ेगी और ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करने लगेंगे। यहाँ पे हम ये दिखाते हैं, ये देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 2 रेखाएं हैं, विनिमय अनुपात को दर्शाती हैं। ये भारत की है और ये बर्मा की है। ये जूट है और ये चावल है। 10 घंटे काम करके ये देखिए इनका विनिमय अनुपात है 5:5, मतलब 5 इकाई जूट बराबर 5 इकाई चावल, मतलब 1:1। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे कितना है, 5 इकाई जूट बटे 10 इकाई चावल, मतलब 1 इकाई जूट के बदले 2 इकाई चावल की बर्मा में प्राप्त होती है। जब ये व्यापार करेंगे तो कम से कम इनका जो विनिमय अनुपात होगा वो बी और सी के बीच निर्धारित होगा। इसका मतलब है कि भारत जूट का निर्यात तभी करेगा जब उसको बर्मा से 1 से अधिक इकाई चावल की प्राप्त होगी। इसी प्रकार बर्मा भी करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब प्रारंभ होता है तो उनका जो विनिमय अनुपात है वो बी और सी की सीमा के बीच निर्धारित होता है। अब हम देखेंगे कि इस सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां हैं। वैसे तो इस सिद्धांत को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने आगे बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में, उसको विकसित करने में ये एक आधारभूत सिद्धांत है। परंतु जिन अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया उसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी की हैं और जितनी मान्यताएं हम पढ़ते हैं उसी में हमको बहुत सारी कमी दिखती है। सबसे पहली बात कि इन्होंने कहा कि ये मूल्य के श्रम के सिद्धांत पे आधारित है। इसका मतलब ये है कि केवल श्रम से ही लागत का निर्धारण होता है। हम सभी जानते हैं कि केवल श्रम से किसी वस्तु की लागत का निर्धारण नहीं होता, और भी साधन हैं जो कि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। फिर इन्होंने परिवहन लागत की उपेक्षा की है। परिवहन लागत की उपेक्षा की है इसका मतलब है ये मानते हैं कि लागत में परिवहन लागत शामिल ही नहीं होती। चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे देशी व्यापार हो, व्यापार की लागत में परिवहन लागत को शामिल किया ही जाना चाहिए। इसके बिना सही लाभ हानि का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। फिर इन्होंने कहा कि हमेशा स्थिर लागत की दशा रहती है। हमेशा स्थिर लागत की दशा तो हो ही नहीं सकती। जैसे जैसे उत्पादन होगा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होना ही है। फिर इन्होंने कहा कि केवल 2 देश पे लागू होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल 2 देश में होना संभव नहीं है। जब व्यापार होता है तो उसकी सीमाएं जो है वो बढ़ते जाती है और न केवल 2 वस्तु का होता है। इन्होंने कहा कि 2 वस्तुओं को ही शामिल करना है। तो फिर जब 2 से ज़्यादा वस्तुएं आएंगी तो फिर हम किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। और अक्सर जो है केवल 2 वस्तु तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित नहीं रहता। फिर इन्होंने कहा कि सभी श्रमिक समरूप हैं, एक जैसे कुशल हैं। जब मशीनें एक जैसी नहीं होती तो फिर मनुष्य जो है वो एक जैसा कैसे हो सकता है, तो उसका श्रम भी समान होना संभव नहीं है। इन्होंने केवल पूर्ति पक्ष पे विचार किया, मांग पक्ष पे विचार नहीं किया। पूर्ति पक्ष का संबंध किससे होता है? लागत से होता है। लेकिन वस्तु की मांग है कि नहीं? अगर हम किसी देश में किसी वस्तु का निर्यात करना चाहते हैं तो सामने वाला देश उसको खरीदना चाहता है कि नहीं चाहता, उसकी मांग है कि नहीं है। इस बात से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित
होता है तो इन्होंने मांग पक्ष पे भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने माना कि केवल वस्तु विनिमय है, केवल वस्तु विनिमय में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर इन्होंने माना कि पूर्ण रोजगार है, कभी भी अति उत्पादन नहीं होता। अगर अति उत्पादन नहीं होता तो कभी मंदी और तेजी जैसी समस्या तो उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए ये मान्यता भी गलत है कि हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। फिर इन्होंने कहा कि पूर्ण विशिष्टीकरण हो। पूर्ण विशिष्टीकरण उस स्थिति को कहते हैं जब कोई देश केवल एक ही वस्तु का उत्पादन करता है, दूसरी का नहीं करता है, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर पूर्ण विशिष्टीकरण करें तो किसी देश की रक्षा को खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसको स्वयं उत्पन्न करना पड़ता है, दूसरे देश से हम मंगा भी नहीं सकते। अगर पूरी तरह दूसरे देश पे निर्भर रह जाए तो देश की सुरक्षा को खतरा है। अगर सुरक्षा उपकरण को ही ले लें, अगर हम पूरी तरह दूसरे देश से उसको मंगा लेते हैं तो हो सकता है कि हमें कभी भी धोखा मिल जाए। और ये भी है कि अर्धविकसित देशों में लागू नहीं होता, क्योंकि अर्धविकसित देश जो हैं वहाँ पे हमेशा कुशलता की कमी जो है वो पाई जाती है। यहाँ स्वतंत्र व्यापार पूरी तरह करने देंगे तो वहाँ के जो देश उद्योग धंधे हैं वो पूरी तरह चौपट हो जाएंगे, और बिना किसी रोक टोक के व्यापार करेंगे तो देशी उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और वर्तमान युग में तो स्वतंत्र व्यापार बिना किसी रोक टोक के करना जो है वो उतना सरल नहीं है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वैसे तो बहुत सारी कमियां हैं तुलनात्मक लागत के सिद्धांत में, लेकिन इतने सुंदर तरीके से तर्कपूर्ण तरीके से इसको अच्छे ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान माना जाता है। और वास्तव में ये तो बात सामने आती है कि हाँ, लागत में जब अंतर होता है तो किसी देश को वही उत्पादन करना चाहिए जिसमें कि वो ज़्यादा कुशल है। धन्यवाद।